गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। देखिए इस एमसीक्यू को सॉल्व करने से पहले एक काम करते हैं, कुछ एक आध कंसेप्ट समझते हैं। देखिए आप ट्रांसफर फंक्शन को किस तरह से जानते हैं। सी ऑफ एस डिवाइडेड बाय आर ऑफ एस इज ट्रांसफर फंक्शन, और यू may write it as y of s divided by x of s is transfer function. In both case ये है क्या, your numerator is output in S domain and your denominator is input in S domain. कभी हम इनपुट को x of s से रिप्रेजेंट करते हैं, कभी हम इनपुट को r of s से रिप्रेजेंट करते हैं। ये r of s लिखा हो या x of s लिखा रहता है, both are synonym to your inputs. And similarly कई बार आप टेक्स्ट बुक में C of s पढ़ते हैं, कभी y of s पढ़ते हैं, both are synonym to your output. तो कंफ्यूज नहीं होना कि ये कभी C of s आउटपुट होता है, कभी y of s आउटपुट होता है। बोथ आर जस्ट अनदर वर्ड्स टू रिप्रेजेंट आउटपुट। और कभी हम R of s पढ़ते हैं टू रिप्रेजेंट द वर्ड इनपुट, और कभी हम वर्ड X of s पढ़ते हैं टू रिप्रेजेंट द वर्ड इनपुट। R of s एंड X of s आर सिनोनिम। अलग अलग टेक्स्ट में कंट्रोल सिस्टम में हम इनपुट के लिए R of s वर्ड यूज़ करते हैं, नेटवर्क एनालिसिस में, ट्रांजिएंट एनालिसिस में या नेटवर्क सिंथेसिस में इनपुट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वर्ड X of s यूज़ करते हैं। सो अलग अलग टेक्स्ट में इनपुट्स को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। कंट्रोल सिस्टम में R of s से और नेटवर्क एनालिसिस में X of s से, और सिमिलरली नेटवर्क एनालिसिस में आउटपुट को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद टर्म Y of s, और सिमिलरली कंट्रोल सिस्टम में भी आउटपुट को रिप्रेजेंट करते हैं विद टर्म C of s. So C of s, Y of s and output and the word response are synonym, and similarly R of s, X of s and input are term synonyms, और एक्साइटेशन वर्ड भी सिनोनिम ही है। इनपुट्स को हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी टेक्स्ट में हम रिप्रेजेंट करते हैं एज इनपुट, किसी टेक्स्ट में R of s, किसी टेक्स्ट में X of s, और कभी टेक्स्ट बुक में एज एक्साइटेशन। सिमिलरली आउटपुट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, किसी टेक्स्ट में C of s, किसी टेक्स्ट में Y of s है, और कभी किसी टेक्स्ट में एज रिस्पॉन्स। ये चार वर्ड्स आपस में सिनोनिम है, कंफ्यूज नहीं होना। कभी कोई वर्ड देखा है आप यूज होते हैं तो कभी कोई वर्ड, सो यू शुड नो द R of s and X of s or excitation. All three words means input, and similarly you should know either it is written C of s or Y of s or response. All three terms means output. तो चलिए ये एक बात थी। नेक्स्ट आगे मेन बात पे देखिए। अब यहाँ पे कंसर्न वाली बात देखिए। आप ट्रांसफर फंक्शन को जानते हैं एज C of s डिवाइडेड बाय R of s, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट इन S domain। ट्रांसफर फंक्शन को आप इस तरह से जानते हैं, और सही डेफिनेशन भी यही है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू C of s, योर ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू आउटपुट, तो आप कहेंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों सेम नहीं हो सकती, दोनों सही नहीं हो सकती। दोनों में से कोई एक ही इक्वेशन सही हो सकती है। आइदर ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू C of s डिवाइडेड बाय R of s, और ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू सिंपली आउटपुट। तो एग्जैक्टली तो यही सही है। देखिए ट्रांसफर फंक्शन कुड बी इक्वल टू C of s if R of s is equal to 1. R of s will be equal to 1. आपका इनपुट 1 कब होगा? If your input is impulse function, in that case your output is your transfer function. If your R of s is equal to 1, or you may say your R of s is equal to impulse function, in that case your output is your transfer function, which in return is C of s divided by R of s. तो चलिए अब MCQ की तरफ आते हैं। देखिए आपको यहाँ पे लिखा हुआ द यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम इज, यूनिट इम्पल्स इनपुट था और उसका आउटपुट आपको मिला C of t इक्वल टू कुछ इस तरह से। दिस इज द आउटपुट फॉर इम्पल्स इनपुट। तो इसी इनपुट को मैं ट्रांसफर फंक्शन भी कंसीडर कर सकता हूँ, C of s डिवाइडेड बाय
आर ऑफ एस में से आउटपुट को विच इज़ एन आउटपुट टू द इम्पल्स इनपुट, इसे मैं ट्रांसफर फंक्शन कह सकता हूँ। अभी समझाया आपको किस तरह से। तो आपके सिस्टम का आपको इम्पल्स आउटपुट गिवन था, तो आपको आपके सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन भी मिल गया वहीं से। ये रहा आपके सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन। अब आपको कहा गया है आपके सिस्टम को अगर स्टेप इनपुट दिया जाए तो रिस्पॉन्स क्या रहेगा वो बताएं। तो यहाँ पे आपके सिस्टम का ये है ट्रांसफर फंक्शन। आपको कह दिया गया है रिस्पॉन्स बताएं, आउटपुट बताएं। अगर इनपुट स्टेप इनपुट हो तो उस टाइम पे रिस्पॉन्स क्या बनेगा। तो विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफर फंक्शन निकाल लीजिए। तो आपका आउटपुट सी ऑफ एस क्या बन जाएगा, इन टाइम डोमेन। चलो देखिए ये टाइम डोमेन क्या होता है, ये एक्सप्रेशन क्या है, ये क्या इंडिकेट करता है, एस डोमेन। योर एक्सप्रेशन इज रिटन इन लैपलेस डोमेन और यू मे राइट इट एस एस डोमेन। यहाँ पे भी कुछ सिनोनिम टर्म्स हैं विच कैन कंफ्यूज यू, वो भी जान लीजिए। एस डोमेन हो, लैपलेस डोमेन हो, या बात हो रही हो फ्रीक्वेंसी डोमेन की, कहने का मतलब एक ही है। आप एस डोमेन कहें या लैपलेस डोमेन कहें या फ्रीक्वेंसी डोमेन कहें, एक ही बात हो रही है। दीज ऑल थ्री टर्म्स आर सिनोनिम। और टाइम डोमेन कौन सा होता है, जब आप कुछ इस तरह के एक्सप्रेशन देखते हैं, डी स्क्र एक्स बाय डी टी स्क्र माइनस 4 डी एक्स बाय डी टी प्लस ई रेशियो माइनस टी इक्वल टू 0, ये एक्सप्रेशन कौन से हैं, ये टाइम डोमेन के एक्सप्रेशन हैं। इन्हें सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए इनकी जगह हम सॉल्व करते हैं एस डोमेन के एक्सप्रेशंस। इनको सॉल्व करना इनके कंपैरिजन में बहुत ही आसान है। इन्हें सॉल्व करने के लिए आपने अपने फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा होंगे, डिफरेंशियल इक्वेशंस सॉल्व करते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़े थे, और भी कुछ वेरियस काइंड्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड्स पढ़ते हैं, मुझे याद नहीं तो, लेकिन जो भी है डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए काफ़ी कॉम्प्लेक्स तरीका रहता है। तो इसी को डिफरेंशियल इक्वेशंस को अवॉइड करने के लिए हमने एस डोमेन बनाया गया है, और एस डोमेन में एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाता है। दैट्स व्हाई हम हमारा जितना भी काम होता है वो एस डोमेन में करते हैं। एस डोमेन में फेमस इसलिए हुआ था क्योंकि टाइम डोमेन के एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। टाइम डोमेन का कभी भी आपको कोई कहे एक्सप्रेशन लिखिए तो आपको क्या याद आना चाहिए, समझ आना चाहिए टाइम डोमेन क्या उनसे एक्सप्रेशन होते हैं कुछ इस तरह के। और एस डोमेन कोई कहे कि एक्सप्रेशन और सॉल्यूशन एस डोमेन में बनाएंगे तो आपको कौन सा एक्सप्रेशन दिमाग में आ जाना चाहिए, ये एक्सप्रेशन की बात हो रही है, इस तरह के एक्सप्रेशन की। और इस तरह के एक्सप्रेशन हम क्यों यूज़ करते हैं, these are very easy to solve these expressions in comparison to your these kinds of expressions। तो चलिए आगे सॉल्यूशन फर्दर कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे बात हो रही थी कि एस डोमेन कौन सा होता है और सिनोनिम्स वर्ड कौन से हैं एस डोमेन के, और टाइम डोमेन कौन सा होता है, और यहाँ पे एस डोमेन क्यों यूज़ किया जाता है और टाइम डोमेन क्यों नहीं यूज़ किया जाता। टाइम डोमेन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स टू सॉल्व। तो चलिए अब इस एक्सप्रेशन को फर्दर सॉल्व करते हैं, इस एस डोमेन एक्सप्रेशन को फर्दर सॉल्व करते हैं टू ऑब्टेन फाइनली टाइम डोमेन एक्सप्रेशन। सॉल्यूशंस आर एस डोमेन में बनाएंगे। यहाँ पे इसे टाइम डोमेन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इन्वर्स लैप्लेस लगाएंगे यहाँ पे, और इन्वर्स लैप्लेस तो यहाँ लगेगी नहीं, पहले क्या करना पड़ेगा आपको, पार्शियल फ्रैक्शन। लगाइए अबव एक्सप्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन। यहाँ पे आप वैल्यूज ढूंढेंगे, तो मैं आपको कैलकुलेट करके नहीं दूंगा, आपको आपका आंसर मिल जाएगा ए का 4, बी का -4, सिमिलरली सी का 3 और डी का -3। तो देखिए यहाँ पे सी ऑफ एस क्या बन गया आपका फाइनली,
तो अब आप ना टाइम डोमेन में फाइनली एक्सप्रेशन देख सकते हैं। सिंपल सा एक्सप्रेशन बन जाएगा आपका कुछ इस तरह से। तो ये आ गया आपके आउटपुट का एक्सप्रेशन इन योर टाइम डोमेन। तो ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं देखनी पड़ती सॉल्यूशन बनाते हुए। अगर सॉल्यूशन सारा बनाए हम एस डोमेन में और फाइनली अपना आंसर ऑब्टेन कर सकते हैं टाइम डोमेन में इस तरह से। तो देखिए आपका ऑप्शन कौन सा सही है। हमने यहाँ पे ये करेक्शन कर लीजिए, ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे। सो बी इज योर आंसर। चलिए अब ये एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। देखिए इस एमसीक्यू में आपसे अल्फ़ा की वैल्यू और आपकी करंट की इनिशियल वैल्यू आपसे पूछी गई है। अल्फ़ा एंड इनिशियल वैल्यू ऑफ योर करंट। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले एक काम करते हैं, अल्फ़ा कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइनल वैल्यू थ्योरम। फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या होती है, अगर आपको आपके फंक्शन की फाइनल वैल्यू चाहिए एस डोमेन में, कैसे निकालेंगे। लिमिट्स पुट करेंगे एस टेंड्स टू 0 एंड योर एस मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एस। यहाँ पे फंक्शन क्या है करंट। करंट की फाइनल वैल्यू निकालने के लिए लिमिट्स पुट कीजिए एस टेंड्स टू 0 इन योर करंट्स एक्सप्रेशन। तो ये आ जाएगा आपका करंट का एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से। और आपको कहा गया कि आपकी करंट की फाइनल वैल्यू है 12 एम्पियर। फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे अपना अल्फा निकाल लेंगे। अल्फा विल बी इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 12 और यू मे राइट इट एज 0.66। तो ये आ गया आपका अल्फा। अब आगे एक काम करते हैं, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है इनिशियल वैल्यू ऑफ योर करंट भी बताएं। तो वो कैसे निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ इनिशियल वैल्यू थ्योरम। इनिशियल वैल्यू थ्योरम क्या होती है, अगर आपको आपके फंक्शन की इनिशियल वैल्यू जाननी हो तो क्या करेंगे, लिमिट्स पुट करेंगे एस टेंड्स टू इन्फिनिटी इन योर फंक्शन विच इज मल्टीप्लाई बाय एस। तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन कौन सा है करंट और उसकी हमें इनिशियल वैल्यू निकालनी। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा इनिशियल वैल्यू थ्योरम के लिए करंट के लिए कुछ इस तरह से। यहाँ पे करंट का एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट कीजिए, दैट इज एस प्लस 2 एस प्लस 4 एस प्लस 1 एंड एस प्लस 2/3। अल्फा हमने निकाला था 0.66, दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2/3। तो यहाँ पे अब लिमिट सब्स्टिट्यूट कीजिए इन्फिनिटी जब भी लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी होती है तो हम क्या करते हैं, ब्रैकेट्स में से सारे एस को कॉमन ले लेते हैं। फिर उसके बाद जब एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बनते हैं तब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं हमारे लिमिट्स एस इन्फिनिटी anything divided by infinity is 0. So initial value of your current is 1 ampere. So B is your answer. चलिए अब ये एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। देखिए इस एमसीक्यू में आपको कहा गया आपके पास एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू है 2 माइक्रोफैरेड और जिसकी वोल्टेज बेरिंग कैपेसिटी है 300 वोल्ट्स। तो आपका कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना गिवन है आपको 2 माइक्रोफैरेड और वोल्टेज रेटिंग गिवन 300 वोल्ट्स। आपको कहा गया ऐसे कितने नंबर ऑफ कैपेसिटर्स को आपस में सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया जाए
कि एंड रिजल्ट आपको मिलना चाहिए ऑफ द सर्किट कैपेसिटेंस होना चाहिए 2 माइक्रोफैरेड का, और वोल्टेज बेरिंग कैपेसिटी या रेटिंग वोल्टेज होनी चाहिए 1200 वोल्ट्स की। तो देखिए कितने सीरीज पैरेलल में कैपेसिटर्स कनेक्ट करेंगे सो दैट वी कैन हैव आवर एंड रिजल्ट एज दिस कैपेसिटेंस ऑफ 2 माइक्रोफैरेड एंड वोल्टेज रेटिंग ऑफ 1200 वोल्ट्स। एक कैपेसिटर है हमारा जो 300 वोल्ट्स बियर कर सकते हैं, तो 4 कैपेसिटर आपस में सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 कैपेसिटर जहां ईच कैपेसिटर 300 वोल्ट बियर कर सकता है, रेटेड वोल्टेज है जिसकी। अब इन चारों कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट कर देने के बाद इनकी रेटेड वोल्टेज बन जाएगी इस पूरी स्ट्रिंग की, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पूरी स्ट्रिंग की अप वोल्टेज रेटिंग बन जाएगी 1200 वोल्ट्स। ये हो गई आपकी एक चीज़ अचीव, रेटेड वोल्टेज यू हैव अचीव्ड 1200 वोल्ट्स। बात आती है कैपेसिटेंस चाहिए हमें एंड सर्किट का 2 माइक्रोफैरेड। अब इस स्ट्रिंग का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना बन रहा है, ये सीरीज में कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं 2 माइक्रोफैरेड्स के 4। इन चारों कैपेसिटर्स को ऐड कैसे करेंगे, जैसे हम रेजिस्टर्स को ऐड करते हैं जब वो लगे होते हैं पैरेलल में, ठीक है। तो इस एक स्ट्रिंग का आपका ओवरऑल कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा 0.5 माइक्रोफैरेड। और कैपेसिटर्स को अगर पैरेलल में कनेक्ट किया जाए तो उन्हें किस तरह से ऐड करते हैं, जैसे रेजिस्टर्स को ऐड करते हैं जब वो सीरीज में कनेक्ट करते चलें। मतलब सीरीज में 4 ओम 4 ओम और 4 ओम इस तरह से 4 रेजिस्टेंस लगे होंगे, इन्हें आप कैसे ऐड करेंगे, ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या कहेंगे आपका, क्या बनेगा 16 ओम, ठीक है। इस तरह की एडिशन हम कैपेसिटर्स के केस में कब करते हैं, अगर हम कैपेसिटर्स को पैरेलल में लगा हुआ देखें तो सिंपली एडिशन करनी है, तो कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करें टू इंक्रीज देयर कैपेसिटेंस। अभी एक स्ट्रिंग की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 0.5 माइक्रोफैरेड है, तो हम 4 स्ट्रिंग्स को आपस में पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। इस तरह की 4 स्ट्रिंग्स को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे और हमें एंड रिजल्ट क्या मिल जाएगा, सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 0.5 माइक्रो प्लस 0.5 माइक्रो प्लस 0.5 माइक्रो प्लस 0.5 माइक्रो फैरेड, दैट इज इक्वल टू 2 माइक्रो फैरेड। क्या करना है हमें, ऐसी स्ट्रिंग्स को, ऐसी 4 स्ट्रिंग्स को हम आपस में अगर ये सारे के सारे कैपेसिटर्स 2 माइक्रोफैरेड्स के अगर हम इस फैशन में कनेक्ट कर दें, जिनकी इंडिविजुअल वोल्टेज रेटिंग है 300 वोल्ट्स, तो इनकी वोल्टेज रेटिंग कितनी बन जाएगी, एक स्ट्रिंग की इस पूरे सर्किट की 1200 वोल्ट्स, और इस एक स्ट्रिंग की हमने सीक्वेंट देखा था कितना था 0.5 माइक्रोफैरेड का, टू ऑब्टेन सीक्वेंट ऑफ 2 माइक्रोफैरेड हमने क्या किया, ऐसी 4 स्ट्रिंग्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। और अब इस होल सर्किट का कैपेसिटेंस अगर आप निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 माइक्रोफैरेड का। तो आपसे पूछा गया था कितने कैपेसिटर्स को सीरीज पैरेलल में कनेक्ट किया जाए सो दैट वी कैन अचीव दीज 2 कंडीशंस। तो यहाँ से आप काउंट कर सकते हैं, द नंबर इज 16। इफ वी कनेक्ट 16 कैपेसिटर्स in given below fashion, in that case you will obtain a voltage rating of 1200 volts and capacitance of 2 microfarad। चलिए
अभी हम सीरीज सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे आपसे इस रेजिस्टेंस आर की वैल्यू पूछी गई है, क्या रखी जाए सो दैट इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी आर बने। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस पूरे सर्किट का। सबसे पहले आर इक्विवेलेंट देखिए क्या एक्सप्रेशन बन जाएगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द आर इक्विवेलेंट ऑफ दिस गिवन सर्किट शुड बी इक्वल टू दिस आर। तो आर इक्विवेलेंट क्या बनेगा आपके सर्किट का एक्सप्रेशन, जरा देखिए आर प्लस टू, ये दोनों जिससे क्या है सीरीज में, सो आर प्लस टू द सम ऑफ दीज टू एलिमेंट्स इज इन पैरेलल विद दिस 3 ओम, और ये पूरा अगर सर्किट हम देखा जाए इज इन सीरीज विद दिस 2 ओम। तो इस तरह से बन जाएगा आपका आर इक्विवेलेंट का एक्सप्रेशन। तो सॉल्व कीजिए इसे। आपको कहा गया है इस आर की वैल्यू बताइए क्या रखी जाए सो दैट आपके पूरा इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बन जाए आर। तो उसके लिए कुछ इसी तरह का एक्सप्रेशन बन जाएगा। सॉल्व कीजिए। सो ये आर शुड बी इक्वल टू 4 ओम। उस केस में आपका आपके पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी 4 बनेगा। सो बी इज योर आंसर। चलिए अभी एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। देखिए इस एमसीक्यू में आपको कहा गया है 3 फेज सर्किट है विच इज कनेक्टेड इन डेल्टा फैशन, कुछ इस तरह से। This load of yours which is connected in delta fashion is supplied by 230 volt balance supply। आपको लाइन वोल्टेज दी गई है 230 वोल्ट्स और आपको कहा गया बताएं लाइन करंट क्या बनेगी और 3 फेज पावर आपसे पूछी गई है वो बताइए वो कितनी बनेगी। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। बैलेंस सर्किट है, बैलेंस सर्किट को पहले भी बताया था आपको 3 फेज सर्किट्स जब पढ़ा रहे थे चैप्टर में। बैलेंस सर्किट हो तो हम क्या करते हैं पर फेज एनालिसिस। पर फेज एनालिसिस क्या होती है, फेज क्या होता है, ये 3 फेज है, ये एक फेज है, ये एक फेज है, ये एक फेज है, तीनों फेज आपस में कनेक्ट है तो क्या हो गया 3 फेज। पर फेज क्या होगा एनालिसिस, कोई भी एक फेज लेंगे उसके क्रॉस फेज वोल्टेज क्या बन रही है वो कंसीडर करेंगे, देन उसके क्रॉस फेज करंट क्या बन रही है वो कंसीडर करेंगे, देन वहाँ से हम हमारा पी क्यू और एस निकालेंगे। पर फेज एनालिसिस क्या होती है, फेज क्या होता है, ये तीनों आपस में फेज है, 3 फेजेस, तीनों को आपस में जोड़ दिया तो क्या बन गया 3 फेज सर्किट। डेल्टा कनेक्शन में जोड़ दिया तो डेल्टा कनेक्शन 3 फेज सर्किट, स्टार फैशन में जोड़ देते तो स्टार कनेक्टेड 3 फेज सर्किट हो जाता। और इन 3 फेज सर्किट्स को सॉल्व कैसे करते हैं, यूजिंग पर फेज एनालिसिस। पर फेज एनालिसिस क्या होती है, एक फेज लिया उसके क्रॉस फेज वोल्टेज क्या है वो नोटिस किया, उसके क्रॉस फेज करंट क्या है, पावर फैक्टर क्या बन रहा है उस फेज का वो चेक किया, एंड विद द इंफॉर्मेशन ऑफ सच थिंग्स पी क्यू और एस निकाल के दे दिया। तो यहाँ पे भी हम पर फेज एनालिसिस करेंगे इस बैलेंस सर्किट में। और बैलेंस से क्या मतलब होता है, तीनों फेजेस का इम्पीडेंस सेम है। तो पर फेज एनालिसिस के लिए एक फेज लीजिए, ये लीजिए एक फेज, उसका इम्पीडेंस देखिए कितना गिवन है 16 प्लस J12। उसके क्रॉस फेज वोल्टेज क्या बन रही है वो देखिए नोटिस कीजिए 230 वोल्ट्स।
डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज आर सेम। अब यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले फेज करंट निकालते हैं सर्किट की, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। सर्किट में करंट कितनी बन रही है, वोल्टेज कितनी बन रही है, प्राइम कंसर्न्स। अभी मैग्नीट्यूड निकालना हो, सिर्फ आपकी करंट का एंगल नहीं निकालना हो, तो इम्पीडेंस का भी सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखिए। कितना बन जाएगा आपका इम्पीडेंस का मैग्नीट्यूड, कुछ इस तरह से। तो आपको फेज करंट मिल गई 11.5 एम्पियर। डेल्टा कनेक्शन में फेज करंट मिल गई है, तो लाइन करंट निकालनी हो तो क्या करेंगे, फेज करंट को मल्टीप्लाई कर देंगे बाय √3। सो योर IL विल बी इन केस ऑफ डेल्टा कनेक्शन विल बी इक्वल टू √3 टाइम्स योर फेज करंट। तो अबव ऑप्शन चेक करेंगे, तो वहाँ से आप देख के क्या सीखते हैं कि इस मल्टीप्लिकेशन का आंसर बनेगा 19.9 एम्पियर। सो लाइन करंट इन योर डेल्टा कनेक्टेड लोड इज 19.9 एम्पियर। ठीक है, लाइन करंट कौन सी होती है, जो आपकी लाइन में फ्लो कर रही है। फेज करंट कौन सी होती है, जो आपकी फेज में फ्लो कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइन करंट और फेज करंट सेम नहीं है, अलग अलग है, एंड दैट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। IL इज इक्वल टू √3 टाइम्स I फेज। बैलेंस सर्किट्स के लिए, डेल्टा कनेक्टेड लोड के लिए I लाइन और I फेज का एक्सप्रेशन इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। तो अभी 3 फेज पावर पे निकाल लेते हैं। 3 फेज पावर क्या रहेगी, सिंगल फेज पावर निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, V फेज मल्टीप्लाई बाय I फेज मल्टीप्लाई बाय cos फाई। बैलेंस सर्किट है तो क्या कर देंगे, सिंपली तीनों फेसेस की पावर को ऐड कर देंगे, ऐड कर दें या 3 से मल्टीप्लाई कर दें एक फेज की पावर से, बात एक ही रहेगी। या आप 3 फेज पावर निकालने के लिए सारे फेसेस की पावर्स को ऐड कर दें, या आप सिंपली 3 टाइम्स द सिंगल फेज पावर करते हैं, एक ही बात रहेगी। तो ये एक्सप्रेशन 3 फेज पावर यहीं से आया है, सिंपली तीनों फेजेस की पावर को इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया बाय 3 एंड यू गेट योर फॉर्मूला फॉर 3 फेज पावर। अभी देखिए यहाँ पे 3 फेज पावर का आपका आंसर क्या बन जाएगा, फेज वोल्टेज यू नो इज 230 volts, फेज करंट इज 11.5 एंड कॉस्ट वाई इज R/Z। तो कॉस्ट वाई निकाल लेते हैं अलग से। कॉस्ट वाई कितना बन जाएगा आपका, R है आपका 16 और Z बन जाएगा आपका 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। .8 ये बन गया आपका पावर फैक्टर, कॉस वाई 0.8। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 0.8, तो यहाँ से आपको आपकी 3 फेज पावर का आंसर मिल जाएगा 6.34 किलो वॉट्स। सो सी इज योर आंसर। चलिए अभी MCQ सॉल्व करते हैं। देखिए इस MCQ में आपको कहा गया है एक लोड है आपके पास 3 + J4 जिसका इम्पीडेंस है एंड विच इज सप्लाई बाय 100 volts। अभी इस सर्किट के लिए आपसे P, Q और S की वैल्यू पूछी गई है, तो
निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले प्राइम इंपॉर्टेंट चीज़ निकालेंगे, दैट इज़ योर करंट। करंट का आपका एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? V डिवाइडेड बाय Z। V है यहाँ पे 100, Z कितना है? Z का मैग्नीट्यूड बन जाएगा आपको कुछ इस तरह से। यह आ गया आपका करंट का आंसर 20 एम्पियर। यह आपको आपके सर्किट की करंट मिल गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सर्किट का पावर फैक्टर भी निकाल लेते हैं। दैट कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय द फॉर्मूला R बाय Z। यहाँ पे R है 3 ओम, Z क्या बन जाएगा आपका? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर द रूट पावर फैक्टर बन जाएगा आपका 3 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 25, 3 डिवाइड बाय 5, और यू कैन राइट इट एज 0.6। ठीक है, तो कॉस फाई आ गया आपके पास। साइन फाई क्या हो जाएगा इस टाइम पे? 0.8। देखिए जब आपका साइन फाई 0.8 होता है उस टाइम पे आपका कॉस ऑफ फाई 0.6 होता है। एंड सिमिलरली जिस टाइम पे अगर आपका कॉस फाई 0.8 है तो उस टाइम पे फॉर द सेम एंगल आपका साइन फाई हो जाएगा 0.6। इफ योर sin phi for certain angle is equal to 0.8 for that same angle, आपका cos phi 0.6 होगा। और सिमिलरली फॉर सम एंगल अगर आपका cos phi 0.8 बनता है और दैट सेम एंगल आपका sin phi कितना बनेगा? 0.6। ये कुछ चीज़ है जो आपको याद रख लेनी चाहिए, MCQ इसमें हेल्प होगी। तो चलिए सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल चुकी हैं, अब P, Q और S कैलकुलेट कर लेते हैं। P आ जाएगा आपका 1200 वॉट्स। सिमिलरली Q भी निकाल लेते हैं। Q आ जाएगा आपका 1600 वॉट्स। और S आ जाएगा आपका 'with the help of this formula'। S का हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। S का मैग्नीट्यूड कितना बन जाएगा? ट्वेल्व का स्क्वायर कितना होता है? 144। 2 जीरोस की 4 जीरो बना दीजिए। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। 2 की 4 जीरो बना दीजिए। इस तरह से इन्हें आप ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा आपको? 400 और 4 जीरोस कुछ इस तरह से। और इसका रूट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2000 VS आंसर। तो आपका P, Q और S का आंसर मिल गया आपको। C इज योर आंसर।